नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2017 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन की। ठीक है, 2017 में जो भी आपका यूपी टेट का पेपर 1 हुआ था, तो उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक और हम चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं अभी अपने चैनल पर। जो हिमांशी मैम की जो सीडीपी की हैंड रिटन बुक है, उसको भी हम पढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर आप लोग उस चीज़ को चाहते हैं कि हम धीरे धीरे करके उस बुक के कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर लाएं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और आज के जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था, एक सेकेंड। तो जो सीडीपी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, वो ये था कि निम्न में से, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा अधिगम के आधार का कारण नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है अधिगम के आधार, अधिगम के पठार का कारण ही है। क्या है? पठार की बात कर रहे हैं। तो सीमा, प्रेरणा की सीमा भी होता है, शारीरिक सीमा भी होता है, ज्ञान की सीमा भी होता है, लेकिन जो विद्यालय का ऐसा योग है, ये जो होता है, ये आपका अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किन के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये बताना कि ये जो कथन है, ये किसने कहा है। गेट्स एवं अन्य ने कहा है, मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने कहा है, स्किनर ने कहा, या फिर क्रॉकबैक ने कहा। तो इसका आंसर होगा गेट्स एवं अन्य, यानी कि इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गेट्स एवं अन्य के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आपको पता ही हो किस चीज़ का मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है। ना तो व्यक्तित्व का मापन करता है ये, ना पढ़ने की क्षमता का, ना ही उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका आंसर यूंग है। ये जो हमने कल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2016 वाला, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था, यानी कि PYQC उठाया गया है ये 2016 के। ठीक है, 2016 से क्या है ये, यहाँ लिखा भी है, यूंग के अनुसार सामाजिक अंतर क्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक उभयमुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बच्चों के सामाजिक, एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारक हैं, यानी कि जो बच्चों के सोशली जो डेवलपमेंट है उसको क्या प्रभावित करता है। तो आर्थिक तत्व हो जाएगा, या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा, या फिर शारीरिक तत्व हो जाएगा, या फिर वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का जो है एक मेन नियम क्या है, रूल क्या है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम ये नहीं होगा, अनियमित विकास का नियम भी नहीं होगा, द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम ये भी नहीं होगा। द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है।
द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास मानव विकास का एक पहलू है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास और परिवर्तन शामिल है। शारीरिक विकास को मांसपेशियों सहित शरीर और उसके अंगों की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रुतगामी विकास शैशवकाल के बाद शैशव अवस्था की अवधि होती है, जो 2 वर्ष या 24 महीने की आयु तक जारी रहती है। द्रुतगामी विकास इस चरण की विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कि डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है ये ही नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत भी होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है और समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी होता है, बट ये नहीं होता। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था हरलॉक ने। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर ये आपको इसका आंसर पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है। आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ रखा होगा स्टेटमेंट तब आप इसका आंसर दे पाओगे। अगर आपको इसका स्टेटमेंट का पता ही नहीं होगा तो फिर आपका छूट जाएगा। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो ये मैकडूगल। ये भी पीवाईक्यू में आया था 2016 के। 2016 का जो यूपी टेट का पेपर 1 था उसमें सीडीपी में पूछ रखा था ये। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे 2016 के पेपर में से आए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डम्बिल का। ना ही रॉस का है, ना ही मन का है, ना ही मैकडूगल का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है डम्बिल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। प्रमुख नियम की बात कर रहे हैं, गॉड नियम की बात नहीं कर रहे। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये आपके गॉड नियम में आता है। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया? आपके थॉर्नडाइक ने दिए। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक तो मुख्य होते हैं और एक आपके गौण होते हैं। मुख्य में ये तीनों आते हैं और गौण में आपके आते हैं एक तो बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, ये हो गया एक मानसिक स्थिति का सिद्धांत, और एक आपका बहु अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, मानसिक स्थिति का सिद्धांत नियम हो गया, आंशिक क्रिया का सिद्धांत हो गया यानी कि नियम हो गया, और सादृश्य अनुक्रिया का नियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 साल से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ये होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ना ही ऑप्शन नंबर ए है, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही डी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिंपल सा आंसर है स्पीयरमैन। अगर आपको पता है तो आंसर दे पाओगे, नहीं पता है तो आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर जिसको बोलते हैं, दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि जिसको एस फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे अब जब। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, ठीक बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव का है, ठीक बात है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है, ये गलत बात है। ये है इनका गेस्टोल्ट वादियों का, यानी कि ये देखो यहाँ पर लिखा है गैंग को कोहलर और कुर्टकोफ्का द्वारा दिया गया है। तो ये सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये कोहलर और कुर्टकोफ्का के द्वारा दिया गया है। हल का जो सिद्धांत है वो हल का ये है, हल का अंतर्दृष्टि का। ठीक है, हल का यहाँ पर हाँ।
ये प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने जो कराया है सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर यहाँ पे पूछता प्रबलन सिद्धांत की बात करते तो हल होता, लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत ये है आपके गेस्टॉल्ट वादियों का, कोहलर और कोफ का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कह रहा है कि इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है गॉल्टन का। ना तो क्रो एंड क्रो, रॉस भी नहीं है, वुडवर्थ भी नहीं है, क्रो। गॉल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यावहारिक अनुमान वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करी थी हमारे कैनन जी ने। ठीक है, क्रैशमर नहीं है, युंग नहीं है, स्प्रेंजर भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्रैशमर ने करा है शरीर संरचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय में। युंग ने करा है सामाजिक दृष्टि से और 3 भागों में बांटा इन्होंने भी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभ्यमुखी। स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर करा है, इन्होंने 6 भागों में बांटा है। इनके 6 भाग कौन कौन से? इनके 6 भाग हैं आपके सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक। जबकि कैनन ने अंतःस्रावी और ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। आप देख रहे हो जो भी हमारे पेपर हो रहे हैं सीडीपी में, तो ये कथन बहुत पूछ रहा है, तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन है कथन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपका जब पूर्व किशोरावस्था होती है। तो जब पूर्व किशोरावस्था होती है तो आप बहुत मतलब एनर्जेटिक होते हो उस समय और आप सुनते नहीं हो किसी की। तो इस वाली अवस्था में क्या होता है आपका, पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना रखते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 12 से 14 साल की उम्र होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है सीखने की व्याप्ति जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। अब जब आप सीखते हो तो आपका वक्र ऐसा चलता है, जैसे मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, आप सीख रहे हो तो आपका जब धीरे धीरे सीखते हो तो आपका ग्राफ ऐसे चलता है, और जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है, यानी कि एक पठार बन गया। तो क्या होगा? सीखने का पठार। जब आपकी कोई उन्नति नहीं हो रही, उन्नति आप रुक गई, ठीक है, आप ना स्टेबल से हो गए, तो ये होगा सीखने का पठार। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ये भी PYQ में आया 2016 के। 2016 का जो पेपर था यूपी टेट का, उसमें आ रखा है ये वाला क्वेश्चन भी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हमारी वो वीडियो दे रखी है 2016 वाली, तो उन्हें पता होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं चलो इसकी। स्टर्न एवं कुहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। स्टरमैन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास किया। कभी कभी ये भी पूछ लेता कि ये जो हमारा बुद्धि लब्धि का ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा ये स्टर्न और कुहलमान। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सीखने के प्रयास एवं मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है,
सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पेवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक में कोहलर, कोफका, लेविन, वर्दिमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। सिंपल सा आंसर। अगर आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो शुरू, तो आपके लिए हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बेसिक भी नहीं पता फिर आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर हमारे संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। ना ही अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ना ही विकास का सिद्धांत है, ना ही व्यक्तित्व का विकास है। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टॉल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस सिद्धांत को ही पूर्णकर सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है स्किनर ने। ना ही हल होंगे, ना ही थॉर्नडाइक होंगे, ना ही हैगार्ट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने अभी ये ऊपर भी पूछा गया था, 4 आपको सिद्धांत पूछ रखे थे ऑप्शन में, हल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हल वाला क्वेश्चन था जिसमें हल फोर्थ ऑप्शन गलत था हमारा। तो ये समझ लो 1 नंबर आपके फ्री मिल गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। देख लेते हैं इसका आंसर। देखो डी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर। मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने इसका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और बत्तख पर किया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो स्किनर जी का प्रयोग थे वो किस पर थे? एक तो चूहे पर था, एक कबूतर पर था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है कैटल। इसी सा क्वेश्चन है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RV कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा एवं अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, क्रिएटिविटी से आपकी अच्छी हो। ठीक है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार के लिए किया जाता है। कह रहे हैं कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगर आपका ऑप्शन आएगा ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा आंसर कर देना है ये संवेगात्मक। सामाजिक बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि नहीं है। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऐसा कौन है जो भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये भी नहीं है। सामान्य मतलब ये सारे सेम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो इसका आंसर होगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। पहले उसने साइकिल चलाई, फिर उसके बाद वो मोटर बाइक चलाना यानी कि बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा? ये आपका उदर्भ अधिकरण का, अधिगम अंतरण का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का प्रयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति में अध्ययन में किया जाता है, तो इसे सीखने का उदर्भ
अंतरण कहते हैं। अब कल एक क्वेश्चन आया था, अगर आप दाएं हाथ से लिखना सीख रहे हो और धीरे धीरे फिर आप बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाओ, तो वो कौन से अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा? आपको कौन से क्वेश्चन किया, ध्यान से सुन लो। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हो और धीरे धीरे आप बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाओ, तो उसको क्या कहेंगे, उस अधिगम को किस अंतरण में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर वो 2016 के पेपर में आया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, अगर पता है तो। और हम जो है हिमांशी मैम की जो बुक थी, हिमांशी मैम की जो बुक है सीडीपी की, ठीक है, सीडीपी की जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये क्या है, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन जो नोट्स हैं हमारे, यहाँ लिख देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स की बात करो मैं, तो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास वो अवेलेबल नहीं है, ना ही वो मार्केट में अवेलेबल है, तो हम उसको पढ़ा दें, उसकी थ्योरी को पढ़ा दें, धीरे धीरे करके कवर करा दें, जिससे आपके सी टेट में भी अच्छे नंबर आ जाएँ और यूपी टेट में भी अच्छे आ जाए। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। तो ये हमारा जो था 2017 का पेपर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन पेपर में। धन्यवाद।